ओके देखो, वेक्टर के अंदर आपके पास क्या होता है, जस्ट स्टार्टिंग द वेक्टर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जो किसी की अगर लास्ट क्लास में हुई हो तो उनको कोई मसला नहीं होगा। सो वेक्टर की यहाँ पे एक सिंपल सी आपके पास यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपके पास डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, वो आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, वेक्टर इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैं आपको वहीं से अगर थोड़ा सा स्टार्ट करवाता हूँ, जो मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम दी थी, लेट्स सपोज दिस इज अ डॉट ओवर है और आपको यू आर सपोज टू मूव इन द डायरेक्शन, कोई भी आपसे कहता है कि आप मूव करो 2 मीटर, तो आपको नहीं पता कि आपको कहाँ मूव करना है, सो यू आर कंफ्यूज। समटाइम्स आपके पास डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर कोई आपसे बोले यार 2 मीटर्स राइट की तरफ मूव करो, तो आप 2 मीटर्स राइट की तरफ मूव करोगे। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। दूसरी बात, हमारे पास अगर मैं ये लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन, ठीक है, यहीं पे मैं डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल सी। नाउ रिमेंबर वन थिंग, दिस लाइन इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेक्टर। तो ये हमारे पास डायरेक्टेड लाइन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर, ठीक है। अगर इसकी डायग्रामिक पिक्टोरियल फॉर्म की बात करें तो दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर। नाउ हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे पता है वेक्टर की। नंबर वन थिंग वी हैव इज कि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा हमें ये बात पता है कि वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। सो वेक्टर ऐसी चीज होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। कभी अगर मुझे बोला जाए कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो वही मैं बताता हूँ कि वेक्टर को आप इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट वगैरह करवा सकते हो। सो लेट्स से वी हैव अ प्रॉपर वेक्टर ओवर है, जो एक वेक्टर हमारे पास सिंपली यहाँ पे बना हुआ है। आई एम ड्राइंग लाइक दिस, दीज आर द पॉइंट्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। आपके पास ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, 6 मीटर्स इज द मैग्नीट्यूड ओवर योर डायरेक्शन आपको गिवन है। सो यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस कि ये एक्स वाई आपके जा रहा है और इस तरफ से जा रहा है, बिकॉज एक्स इज ऑन द स्टार्ट। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड वाई इज गोइंग टू बी योर एंडिंग पॉइंट। तो ये मैंने प्रॉपर इसकी डिफाइन करा था प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोगों को, तो आई गेस कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स वन एंड अदर थिंग, और मैं मूव कर रहा हूँ अब नेक्स्ट चीज की तरफ, विच आर फोर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहली चीज मैं आप लोग को यहाँ पे रिकॉल करवाता हूँ अबाउट इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स के बारे में मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ओवर है और ये सेम वेक्टर हमारे पास ये है, और ये एग्जैक्टली मैं इसी चीज को एज इट इज यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहीं पे, एंड दिस इज x and this is y, this is b. So whenever जब भी हमारे पास इक्वल वेक्टर्स के अंदर क्या होगा कि जब भी आपके पास डायरेक्शन एंड लेंथ आर सेम, तो आप कह सकते हो कि these two vectors are equal vectors। तो हमेशा से दो बातें आपको याद रखनी है कि डायरेक्शन इज सेम, और दूसरी बात लेंथ इज सेम, लेंथ मीन मैग्नीट्यूड इज सेम। सो ये वेक्टर आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऑपोजिट वेक्टर्स की। ऑपोजिट वेक्टर्स में आपके पास क्या होगा कि लेट्स से यू हैव दिस स्पेसिफिक वेक्टर ओवर है, यही वाले को मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ नीचे, ठीक है, ये रहा। अब ए बी वाला वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, सो आई एम गोइंग टू राइट कि ए बी की जो वैल्यू है आपको, जो आपको यहाँ पे गिवन है, वो गिवन है आपके पास ए। सो नाउ आई नीड टू राइट बी ए इसका ऑपोजिट वेक्टर है, तो बी ए इसके ऑपोजिट वेक्टर की जो आपके पास वैल्यू होगी दैट इट बिकम्स नेगेटिव है। तो बिकॉज यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन, तो आपके पास ये हो जाएगा, ये नेगेटिव ए हो जाएगा। पैरेलल होना जरूरी है, पैरेलल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्शन आपके पास सेम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स में दो चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कॉमन, दैट इज नंबर वन थिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, कि ये आपके पास इक्वल होना चाहिए और वहाँ होना चाहिए। इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आपको ये पता है कि यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है वो एक्जैक्टली इस वाली लेंथ के साथ सिमिलर है और इन दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे, सो दैट आर गोइंग टू बी एन इक्वल वेक्टर्स। और दूसरा आपके पास जर्नली जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आता है वो पैरेललोग्राम का आता है, मैंने लास्ट क्लास के अंदर उस तरह का सवाल करवाया भी था।
तो वहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, दोनों के डायरेक्शंस एग्जैक्टली सेम होते हैं और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इन दोनों साइड्स की लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये आपके पास हो गई इक्वल वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे क्लियर हो गया। सो अब मैं बात करूंगा कॉलम वेक्टर्स के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा कॉलम वेक्टर्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने थोड़ा स्पीड में मूव करा था, ठीक है। अच्छा, अब कॉलम वेक्टर्स की हम बात करें, ठीक है। अब कॉलम वेक्टर्स हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली इट्स कॉल्ड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वेक्टर, ठीक है। अब मैंने ये क्या बताया, सही है। मैंने एक लाइन बनाई थी आपके पास स्टार्ट के अंदर, मैं इसके डिफाइन कर रहा हूँ कि दिस इज बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड लाइन segment. So mathematical representation of directed line segment is a column vector, ठीक है। अब मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से यू हैव वन स्पेसिफिक लाइन ओवर हियर और ये लाइन कुछ इस तरह से बनी हुई है, एग्जांपल के तौर पे ले लो, ठीक है। ये लाइन आपके पास इस तरह से बनी हुई है, दिस इज अ वेक्टर ड्रॉन लाइक दिस। तो ये वेक्टर अगर मुझे बताना हो कि ये वेक्टर हमारे पास वेक्टर हमारे पास ये कहाँ पे जा रहा है, तो मैं इस वेक्टर को किस तरह से बताऊंगा आप लोग के पास। देखो, यू कैन नॉट टेल कि ये वेक्टर किस तरह से जा रहा है। आप इस तरह से बता सक रहे हो कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि मूवमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग, और ये आपके पास ऑल द वे कितना मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली आपके पास मूव कर रहा है 3 ब्लॉक्स। अगर मैं वर्टिकल बात करूँ तो वर्टिकली आपके पास कितना मूव कर रहा है, 4 ब्लॉक्स। तो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर वेक्टर, ये आपके पास एक पिक्टोरियल डायग्राम था वेक्टर का। अगर आप उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो तो आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल या एक्स वाली चीज पहले लिखते हो। सो यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस कि आपने 3 मूव करा इसकी तरफ एंड इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड डायरेक्शन, और आपने मूव करा 4 ब्लॉक्स अपवर्ड, तो दिस इज गोइंग टू बी अ कॉलम वेक्टर। तो इस डायग्राम की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं कह रहा हूँ कॉलम वेक्टर। और कॉलम वेक्टर आपके पास इस फॉर्म के अंदर होती है, एक्स एंड वाई की फॉर्म के अंदर। एक्स आपको हमेशा से क्या बता रहा होता है, एक्स आपको बता रहा होता है कि हॉरिजॉन्टली आपने कितना मूव करा, और वाई आपको बता रहा होता है कि आपने वर्टिकली कितना मूव करा। अब लेट्स से कि यू आर मूविंग इन द लेट्स से द वैल्यू इज पॉजिटिव, सो दैट मींस कि आप राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करो। वैल्यू आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है तो आप लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करो। इसी तरह वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, यू आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और अगर वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, यू आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट की कभी भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी डायरेक्टेड लाइन, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, कॉलम वेक्टर कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, आज आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, यू आर सेइंग रिपीटिंग ऑपोजिट वेक्टर। देखो, ऑपोजिट वेक्टर का मतलब ये है कि ए से बी हम जा रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी ए। तो अगर मैं इसको उल्टे डायरेक्शन में कर दूं, बी से ए की तरफ आ जाऊं, सो आई जस्ट नीड टू चेंज द साइन, तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव है, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू मुझे चैट के अंदर बता दो, इज दैट क्लियर? यहाँ तक कॉलम वेक्टर तक बात आप लोगों को समझ में आ गई? सबको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, तो वो क्लियर आउट करें, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मैग्नीट्यूड, और उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सारे मुझे बता दो चैट के ऊपर। ओके गुड, सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नीट्यूड, ठीक है। कॉलम वेक्टर का आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। एक और बात भी मैं कॉलम वेक्टर की फॉर्म के अंदर बता देता हूँ कि लेट सपोज आपके पास कभी इस डायरेक्शन में, लेट सपोज अगर वो बोल देता है कि यार इस तरह चले जाओ, मैं एक नेगेटिव वाला भी करवा दूँ ताकि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। लेट्स से दिस वन इज लाइक दिस, तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे कितना मूव करा, ठीक है। आप अभी यहाँ पे हो, लेट्स से यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी लाइक दिस, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपने यहाँ से कितना चला है, लेफ्ट की तरफ जा रहे हो आप 2 ब्लॉक्स, और डाउनवर्ड आप मूव कर रहे हो कितना, 4 ब्लॉक्स मूव कर रहे हो। यू आर स्टार्टिंग योर वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो आपके पास ये हो जाएगा -2 एंड -4, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या मूव करा है, आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करा एंड देन यू आर मूविंग टूवर्ड्स इस डायरेक्शन के अंदर, सो दैट्स वाई ये इस तरह से हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेता हूँ ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये देख लो, आप लोगों ने क्या मूव करा है, लेफ्ट की तरफ मूव करा है, तो लेफ्ट की तरफ मूव करने से क्या हो गया, -2 हो गया, और आप नीचे जा रहे हो 4 ब्लॉक्स, तो आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी योर कॉलम वेक्टर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की। यार देखो, मैग्नीट्यूड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब भी कभी आप वेक्टर बना रहे हो,
मैं थोड़ा इसकी एग्जांपल देता हूँ, इसी वाले की एग्जांपल देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। सो लेट्स से जब भी आप इसकी बात करो, अच्छा मैग्नीट्यूड आपके पास बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ लेंथ। जब भी आप लेंथ की बात करोगे दैट मींस यू आर टेकिंग अ मैग्नीट्यूड। अब मेरी बात सुनो, आपके पास ये एक वेक्टर बना के यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ दिस इज ऑलवेज अ 90 डिग्री ओवर एंगल ओवर है। अगर आपको इसकी लेंथ निकालिए तो कॉमन सेंस यूज करो कि दिस डिनोट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कभी भी इस साइड की लेंथ अगर आपको निकालनी थी तो दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालने का आपको फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। सो लेट्स से ये वाला पॉइंट आपके पास ए था और दिस इज बी। सो एग्जामिनर आपसे हमेशा से बोलेगा इस वे के अंदर, देखो ये जब भी ये हमारे पास दो तरह की लाइंस बनी हुई होंगी तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन के एग्जामिनर ने हमसे मांगा है मैग्नीट्यूड। So the formula of magnitude becomes, because this is representing an hypotenuse side, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इस तरह से अगर हम क्या करेंगे, वी आर सपोज टू टेक आउट द स्क्वायर, सो वी आर गोइंग टू राइट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड देन द स्क्वायर रूट ऑफ इट। ये हो जाएगा 9 प्लस 16 और ये हो जाएगा 25, और 25 का आपके पास स्क्वायर रूट होता है 5। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। और लेट्स से आपके पास अगर कभी नेगेटिव के अंदर वैल्यू आ रही हो तो नेगेटिव वाली वैल्यू किस तरह से सॉल्व हो सकती है वो भी देख लो, आपको वो भी समझाता हूँ। कि लेट्स से ए बी की वैल्यू आपके पास आ रही थी -2 एंड -4। तो आपने सिंपली क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यूज को पिकअप करना है इसके मैग्नीट्यूड निकालते हुए। ठीक है, आपने यहाँ पे पिक करा, यू आर गोइंग टू राइट -2 और इसके बाद स्क्वायर कराया -4। और इसके पास क्या होगा, नेगेटिव का साइन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो दिस बिकम्स अ 4, दिस बिकम्स अ 16 और स्क्वायर रूट ये आपके पास 20 का आप जो भी आंसर लिखोगे दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो इस तरह से अगर आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब हम आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन भी एक बार वापस से कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मजीद अच्छे तरीके से इसके अंदर प्रॉपर वे के अंदर क्लियर आउट हो जाए। ओके, आई गेस मोस्टली लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस अगर कभी आ जाए तो आप लोग किस तरह से कर सकते हो। सो लेट्स से यू हैव वन स्पेसिफिक थिंग ओवर हियर और ये आपके पास दिया हुआ है सी वाला पॉइंट और ये आपके पास दिया हुआ है बी वाला पॉइंट। ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने यही एग्जांपल सॉल्व कराई हुई है आपको, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ एडिशन लॉ। ठीक है, अब एडिशन लॉ के अंदर आपके पास क्या हो रहा होगा ये बात देख लो कि मुझे यहाँ पे एग्जामिनर ने बोला है जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लो। मैं ब्लैक से लिखी हुई है, ए सी इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी एंड द एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट सी बी। आप सी बी निकाल के देखो। अगर मुझे सी बी निकालना है तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आप सबसे पहले ये काम कर लेना कि आप इसको क्या करना है, एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। तो आपने इस वाले डायग्राम को ड्रॉ कर ली। सी से बी जाने के लिए मुझे ये वाला बनाना पड़ेगा, राइट। आई नीड टू मेक अ डबल एरो लाइक दिस। सो नाउ आई इफ आई वांट टू ट्रेवल तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो पॉइंट्स को मार्क करूंगा सी बी एंड ए। मुझे सबसे पहले सी बी से ट्रेवल करना है तो मैंने अपने रिजल्टेंट के जो एरो है ना उसको मार्क करवा दिया। मैंने इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि आप लेट्स सपोज यू आर मूविंग, आप यहाँ पे घर पे हो और आपको स्कूल की तरफ जाना है। तो मैंने बोला था कि आप इस डायरेक्शन में तब जाओगे जब आप हेलीकॉप्टर के थ्रू मूव करोगे। सो बिकॉज आपके पास हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, सो यू नीड टू टेक अ लॉन्गर रूट। तो लॉन्गर रूट के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है कि आप सी से ए जा रहे हो और आप ए से बी आ रहे हो। सो इस तरह से अगर आपकी जो पूरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी वो फॉर्म हो जाएगी सी बी इज गोइंग टू बी सी ए प्लस ए बी। एग्जामिनर ने आपको ए सी की वैल्यू दी थी, आपको सी ए की वैल्यू नहीं दी। सो बिकॉज ए सी का जो ऑपोजिट वेक्टर होता है वो सी ए होता है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नेगेटिव है एंड दिस इज गोइंग टू बी अब ए बी और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास तक एक्सप्लेन कर दिया था। देन वी हैव डन सम टू क्वेश्चंस ऑफ पास्ट पेपर्स। तो प्लीज टेल मी वन थिंग, मैंने एक बार वापस से रिवीजन करवा दिया जो मोस्टली लोगों ने यहाँ पे नया ज्वाइन करा है ताकि उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आए। इज देयर एनी कंफ्यूजन तो मुझे बता दो ताकि वो मैं कैटर करूँ और क्लियर। तो प्लीज राइट यस देन वी मूव फॉरवर्ड। जल्दी से बता दो मुझे। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Dua, which part you're talking about? You're talking about the addition part. Okay, I can repeat this addition part. यहाँ पे ये हो रहा है कि एग्जामिनर ने हमसे बोला है सी बी फाइंड करो। तो सी से बी जाने का मतलब ये फाइंड करना है। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल आप बना लो, उसके बाद आपने ये ट्राइंगल बनाया, सी से बी आपको मूव करना है। ये रिजल्टेंट है आपका, मैंने ये डबल एरो शो करके दिखाया। सही है, उसके बाद क्या हो रहा है कि देखो सी से बी जाना है, दिस इज अ शॉर्टकट। अब एक इसका लॉन्गर रूट क्या होगा कि आप सी से ए जाओगी पहले और उसके बाद ए से बी जाओगी। इज दैट क्लियर दुआ? Is there any confusion?
ओके गुड। ओके अब देखो हमारे पास एडिशन लॉ हो गया। अब मैं मूव कर रहा हूँ पैरेलल वेक्टर्स की तरफ कि पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके पास आती है और मेजॉरिटी लोगों को जो कंफ्यूजन होती है वो इसी के अंदर होती है। सो आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो। अच्छा हमारे पास क्या होगा कि 40 मिनट्स के अंदर अंदर ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी 30 मिनट्स मोर। तो जब लिंक एक्सपायर हो जाए तो आप इसको वापस से ज्वाइन कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ ताकि यहाँ से अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। थ्री अब मैं इसे बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहना। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन मुझे बता देना। देखो यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, इफ आई टुक आउट दीस आर द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो यहाँ पे बना हुआ, ये वेक्टर्स बने हुए, सही है। एरोज मैंने यहाँ पे बना लेते हैं कि इनके एरोज हमारे पास ये कैसे जा रहे हैं। एरोज मैंने बना लेते हैं कि इस तरह से ये एरोज जा रहे हैं हमारे पास। अब देखो हो ये रहा है हमारे पास, इफ आई नीड टू टॉक अबाउट द कॉलम वेक्टर्स ऑफ दीज वेक्टर्स, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है और ये हमारे पास आ रहा है 3। सो आई एम गोइंग टू राइट कि आपके पास जो ये ए वाला आ रहा है दैट इज 3 and 3। ये मैंने इसका कॉलम वेक्टर लिख दिया और दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। और बी का मैं लिखूंगा यहाँ से लेकर ऑल द वे हम जा रहे हैं यहाँ तक 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने 6 ब्लॉक मूव करे। यहाँ से अगर ऑल द वे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी का आपके पास जो कॉलम वेक्टर होगा वो आपके पास होगा बी, एंड दैट इज गोइंग टू बी 6 and 6। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब थोड़ा सा इसके अंदर अगर मैं सिचुएशन को ऑब्जर्व करने पे आऊँ तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर कि अगर मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ यहाँ से तो दैट इज गोइंग टू बी 3 and 3। सो आई एम नोटिसिंग वन क्लियर थिंग ओवर हियर। वो मैंने क्लियर थिंग यहाँ पे ये नोटिस करी कि देखो ये चीज इसकी एग्जैक्टली सेम है। सो द बेसिक वेक्टर इज एग्जैक्टली सेम। सो वेन एवर द बेसिक वेक्टर इज एग्जैक्टली सेम तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे इसका रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। पहली बात, यू आर गोइंग टू से कि बी इज या और ए इज अ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। सेकेंडली यू आर गोइंग टू से कि बी इज 2 टाइम्स ऑफ ए। आपको दिख रहा है कि वो 2 टाइम्स ऑफ ए, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट कि ए इज हाफ ऑफ बी। ठीक है, आप इस डायरेक्शन के अंदर इस तरह से लिख सकते हो। आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल ताकि आपको चीजें और मजीद क्लियर होती जाए अबाउट पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ये वेक्टर बना लिया। एग्जैक्टली आई एम कॉपिंग दिस पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है, इसी को मैं यहीं पे कॉपी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अब डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको बोला कि दिस इज बी और ये आपके पास आ गया, और ये वेक्टर जा रहा था ऊपर, ये वेक्टर आपके पास जा रहा है डाउनवर्ड। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि वी कैन से दिस कि ए वाला वेक्टर इज इक्वल्स टू -1। -1 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 1 ओवर हियर। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, और आई एम गोइंग टू से द वैल्यू ऑफ के इज गोइंग टू बी -1। के इज बेसिकली अ कांस्टेंट नंबर। तो जब कभी हमारे पास वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो ये कांस्टेंट नंबर ऐड होता है। तो हमेशा से बात याद रखो, एक जनरल फॉर्मूला या एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके पास ये बनेगा कि लेट्स सपोज कभी भी आपके पास सिचुएशन के अंदर अगर ए आपके पास पैरेलल होगा बी के साथ, सो देन यू आर गोइंग टू राइट कि ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ बी। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो प्लीज मुझे बता दो, मैं उसको रिपीट कर दूं, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। प्लीज चैट के अंदर लिख लो कि इज दैट क्लियर, तो मैं आगे मूव करूं। आहत मुझे एक कोई एग्जाम्पल, एक कोई बात बताओ स्पेसिफिकली जो तुम्हें नहीं समझ में आई। -1 इस तरह से आया कि बिकॉज आपके पास यहाँ पे देखो ना डायरेक्शन पूरा पूरा चेंज हुआ है। सो बिकॉज द लेंथ वाज एग्जैक्टली सेम, अगर मैं इसके कॉलम वेक्टर निकाल दूँ, इसका कॉलम वेक्टर हमारे पास क्या आएगा 3।
और 3 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास -3 और 3 आ रहा है, यहाँ पे -3 और -3 आ रहा है। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे कॉमन निकाला, जब कॉमन निकाला -1, तो ये अंदर हो गया 3 and 3। तो अगेन द बेसिक वेक्टर इज एक्जेक्टली सेम, सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -1। ये इस तरह से कर आया हुआ है। ठीक है, आज जो भी स्पेसिफिक चीजें वो मुझे बता दो। के की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे कि यू आर गोइंग टू, जैसे आपके पास यहाँ पे ये वाला फैक्टर था, तो आपने यहाँ पे क्या करा कि आपने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला, सो 2 इज गोइंग टू बी योर वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ये बात क्लियर है। के की वैल्यू हमेशा से, और के मैं के बगैर ही करवाऊंगा नॉर्मली, तो इसकी टेंशन नहीं लेना। 2 हमारे पास एक कांस्टेंट था ना, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ के थी, जो हमने कॉमन निकाली थी, दैट वाज के। और बहुत सारे लोगों को इसमें ज़रा कंफ्यूजन हो रही है, तो देख लो कि ये वाला वेक्टर हमारे पास, ए वाला जो था वो इस तरह से था, ठीक है, और बी वाला जो था वो इस तरह से था। यू हैव -3 एंड -3 बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। तो मैंने इसके अंदर क्या करा है कि आई टेकन -1 एज अ कॉमन वन, तो ये हो जाएगा 3 and 3। तो ये आपके पास आपका क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने करा है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर? नो, के कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। के पॉजिटिव भी हो सकता है, के नेगेटिव भी हो सकता है। आपको मैंने एक पॉजिटिव की एग्जांपल कराई है और एक मैंने नेगेटिव की एग्जांपल कराई है। ठीक है, दोनों मैंने एग्जांपल्स करा दी। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज मुझे बताओ, इज दैट क्लियर? ओके, गुड। अब मैं जो आप लोगों को फॉर्मूलाज वगैरह लिखवाना चाह रहा हूँ, नेगेटिव व्हाट सफान। ओके, अब मैं जो एग्जांपल्स करवाने जा रहा हूँ, इस एग्जांपल्स का ये जो हमारे पास 3 चीजें लिखवाना चाह रहा हूँ, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेगेटिव के अंदर डायरेक्शन चेंज हो गया ना हमारे पास, ये वाला डायरेक्शन है, एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन दिस इज -1। ये आप कॉमन सेंस यूज करो कि अगर आप इसका वो निकालो, अगर आप ऑल द वे यहाँ से मूव करो तो आपको 3 ब्लॉक्स यहाँ पे मूव करने पड़ रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट -3, और 3 ब्लॉक्स मुझे डाउनवर्ड मूव करने पड़ रहे हैं, तो इसका कॉलम वेक्टर क्या होगा, -3 एंड -3। तो -3 एंड -3 आ गया, इससे कॉलम वेक्टर्स आ गए। मैंने -1 को कॉमन ले लिया, -1 को जब कॉमन लिया तो ये 3 आ गया। इस तरह से कर हो गया। अब देखो, लेट्स से आई एम लाइक टेलिंग यू वन स्पेसिफिक थिंग कि यार हमारे पास जो कॉलम वेक्टर है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और लेट्स से कि ये पी लिखे हुए आपके पास इस तरह से कर, ये पी वाले हैं, और ये पी के आपके पास कॉलम वेक्टर्स के सारे दिए हुए हैं, और स्पेसिफिकली मैं इसके फॉर्मूलाज वगैरह को काउंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स वाला है पी का, ये वाई वाला है पी का, ये एक्स वाला है क्यू का, ये वाई वाला है क्यू का। नंबर 1, मैं इनकी वेक्टर फॉर्म आपको बता रहा हूँ। जनरली मैं आपके पास एक ही चीज यूज कराऊंगा आगे डिफरेंट क्वेश्चंस करवाते हुए, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म आपके पास ये कहती है कि जब कभी आपके पास पी एंड क्यू आपस में पैरेलल होंगे, सो यू आर गोइंग टू राइट कि P इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ क्यू, राइट। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पास इसका कॉलम वेक्टर, यानी कि P का कॉलम वेक्टर इज इक्वल्स टू, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, K टाइम्स ऑफ Q। ठीक है, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन वेक्टर फॉर्म? ये सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, ये अभी सिर्फ लिख लो। इसको मैं यूटिलाइज कराऊंगा एक सवाल करवाते हुए, तो बहुत सारी चीजें अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहेंगी, उनको देख लेना। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, व्हेनेवर दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, P is parallel to Q, so I am going to write कि P is equals to K times of Q। अभी हमने डिस्कस करा, उसका कॉलम वेक्टर, P का कॉलम वेक्टर इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ क्यू का कॉलम वेक्टर। ठीक है, ये वाली चीज मैंने यहाँ पे समझाई है। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि बिकॉज दीज टू वेक्टर्स अगेन आर पैरेलल टू ईच अदर, सो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू K टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ Q। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस। ठीक है, कि भाई इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है, वही मैंने एग्जैक्टली फॉर्मूला लिखा, इज इक्वल्स टू के टाइम्स, और इसका मैग्नीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स क्यू स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओके। आई एम मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको मैं हर बार
यूज करवाऊंगा, सही है, और यही मैं हर बार यूज करवाऊंगा क्योंकि कुछ चीजों को मैं अवॉइड करता रहूंगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट शॉर्टकट अप्रोच कि जब कभी आपके पास पैरेलल का सवाल है तो आप पैरेलल के सवाल के अंदर इससे आसानी से सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ ग्रेडियंट फॉर्म। देखो जब कभी पैरेलल वेक्टर्स की बात होती है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम आप लोग का कॉन्सेप्ट ये बिल्ड करते हैं कि व्हेन देयर आर टू पैरेलल लाइंस, हमने ये पढ़ा है द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है, सेम होता है, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो बिकॉज पी एंड क्यू आर पैरेलल, सो आई कैन से दैट कि जो पी ग्रेडियंट मेरे पास पी वाले वेक्टर का आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेडियंट ऑफ क्यू। सो नाउ द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का आपके पास क्या फॉर्मूला है भाई, आपने पढ़ा था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है कि y वाली वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y वाली वैल्यू अपॉन x वाली वैल्यू इक्वल्स टू y वाली वैल्यू इसकी q की अपॉन x वाली वैल्यू q की। बिकॉज दोनों के ग्रेडियंट एग्जैक्टली सेम है, सो मैंने क्या करा, ये ग्रेडियंट को आपस में क्या करवा दिया, इक्वेट करा दिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं अननोन की वैल्यू निकाला करूंगा वो इस अप्रोच के थ्रू निकाला करूंगा, तो और आप लोगों को पूरी के पूरी इसी अप्रोच के थ्रू करवा दिया करूंगा। सो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, बल्कि मैं आगे मूव करता हूँ, ये हिस्सा यहाँ पे नोट कर लो बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यूज कराऊंगा, और ये इंतहाई शॉर्टकट अप्रोच है। ये आप हमेशा से यही इस तरह से अप्रोच में यूज करोगे। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन मुझसे पूछ लो। हमारे पास हार्डली कितने मिनट्स हैं, 3.5 मिनट है, फिर हम आगे मूव करें, और फिर मैं उसके बाद नया, भले नया लिंक किया इसी लिंक के ऊपर आना होगा। कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो। ग्रेडियंट बेटा, ग्रेडियंट दो पैरेलल वेक्टर्स के एग्जैक्टली बराबर होते हैं ना, तो ग्रेडियंट मैंने निकाला है। ग्रेडियंट निकालने का तरीका क्या होता है, वैल्यू ऑफ y अपॉन वैल्यू ऑफ x ऑफ p, वैल्यू ऑफ y ऑफ q, वैल्यू ऑफ x ऑफ q, इन दोनों के ग्रेडियंट निकालने का यही तरीका होता है। सही है, सिंपल सी चीज है और कुछ भी नहीं है। प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, और क्लियर है तो मैं आगे मूव करूं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर की बात करें, देखो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लाइक पढ़ के आ चुके हो। कोलिनियर होता क्या है, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, सही है। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है कोलिनियर का। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कोलिनियर हैं तो आप इनका रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पे हो सकता है कि B इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ A। तो यहाँ पे अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा होगा कि A एंड B आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, और सेकेंडली वो बोल रहा होगा कि B इज K टाइम्स ऑफ ए। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देखिए आप लोगों को रिपीट करवा दूंगी इसमें क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेट्स से भी आप दिस स्पेसिफिक लाइन ओवर है, एक लाइन मैंने बना दिया और मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स को मार्क करा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। ये आपके पास गिवन था ए, ये आपके पास गिवन था 3 है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ ए बी ओवर हियर इज गोइंग टू बी ए एंड द वैल्यू ऑफ बी सी ओवर हियर इज गोइंग टू बी 3 है। सो एज यू आर नोटिसिंग वन मोर स्पेसिफिक थिंग कि दोनों का हमारे पास अगर मैं नोटिस करूं तो दोनों का जो बेसिक वेक्टर है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। एंड हाउ टू डिफरेंशिएट फ्रॉम पैरेलल वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली सेम चीज आ रही है। सो रिमेंबर वन थिंग कि कोलिनियर वेक्टर इज लाइंग ऑन द सेम लाइन, सो देयर विल ऑलवेज बी अ कॉमन पॉइंट। तो अगर आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करना चाहो तो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि बी इज द पॉइंट जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। बट इफ यू आर नोटिसिंग अ पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर के अंदर आपके पास कोई भी कॉमन साइड या कॉमन अल्फाबेट नहीं आ रहा होता। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि बेसिक वेक्टर आपका एग्जैक्टली सेम हो गया तो आपने यहाँ पे बोल दिया कि ये कोलिनियर है। अब कैसे श्योरिटी देनी है कि ये कोलिनियर है, तो आपने श्योरिटी ऐसे देनी है कि इन दोनों में से ऑब्जर्व करो कि एक कॉमन वैल्यू जरूर होगी। तो जब कभी एक कॉमन वैल्यू होगी तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दीज टू वेक्टर्स आर
कोलिनियर वेक्टर। अब एग्जामिनर आपको अक्सर 2 मार्क्स देगा, वो 2 मार्क्स आपको बोलेगा कि मुझे लिख के दिखाएं, ए बी और बी सी के फैक्ट्स लिख के दिखाएं कि ए बी और बी सी में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ए बी एंड सी ये हमारे पास क्या है, आर कोलिनियर पॉइंट्स। पहली चीज मैंने ये नोटिस करी है। दूसरी चीज मैं ये नोटिस कर